अमेरिका में आसमान के ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर दो फाइटर जेट एक ऐसे प्लेन का पीछा कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक शख्स जो कि $2 लाख प्लेन हाईजैक करने के बाद सिएटल से रीनो के लिए फ्लाई कर रहा था। ये वही फ्लाइट है जो कि नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 727 जिसको पोर्टलैंड से सिएटल जाते हुए हाईजैक किया गया, अब सिएटल से रीनो ले जाने का कहा गया है। जब ये फ्लाइट जा रही होती है तो उस दौरान रास्ते में ही जो हाईजैकर होता है डैन कूपर नामी शख्स वो जंप कर देता है, लेकिन पीछे आ रहे दो फाइटर जेट को वो नहीं दिखता क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा होता है और बादल भी घने छाए होते हैं और रात का वक्त होता है। जब रेनो जाके जहाज लैंड होता है तो लोकल पुलिस और FBI पूरी तरह जहाज को घेरे में ले लेती हैं। जब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो जहाज के अंदर उन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिलती। पहला पैसों से भरा बैग, दूसरा जो कि बॉम्ब था डैन कूपर ने दिखा के प्लेन हाईजैक किया था, और तीसरा डैन कूपर खुद। मिलते हैं तो कुछ पैराशूट के फटे टुकड़े और जो स्मोकिंग्स वो स्मोक कर रहा था उसके कुछ टुकड़े और एक टाई जिसके ऊपर एक क्लिप लगा हुआ था, वो भी लेफ्ट हैंड की तरफ। इसका मतलब ये था कि जो डैन कूपर नामी शख्स था वो लेफ्ट हैंडेड था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है डैन कूपर का ये जो वाकया है ये आज भी DB कूपर के नाम से क्यों मशहूर है। इसके पीछे गलती है एक न्यूज़ रिपोर्टर की। उस वक्त एक न्यूज़ रिपोर्टर होते थे जिनका नाम था जेम्स लॉन्ग। जेम्स लॉन्ग अपनी न्यूज़ ब्रेक करने में लेट हो रहे थे तो वो अपने पुलिस सोर्स से बात करते हुए डैन कूपर का नाम DB कूपर सुन लेते हैं, तो इसी तरह वो अपने न्यूज़ और पेपर्स में छाप देते हैं। जब दूसरे जर्नलिस्ट न्यूज़ रिपोर्टर इसी न्यूज़ को सुनते हैं तो वो इसी को एज इट इज डैन कूपर की जगह DB कूपर अपनी खबरों में चला देते हैं। Daredevil thief called DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. इससे हमारे हाईजैकर का नाम बन गया डैन कूपर से DB कूपर। आज भी इस मिस्ट्री को डैन कूपर से कम और DB कूपर से ज्यादा याद किया जाता है। तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं और आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले पुलिस को सर्च एरिया बनाना था। अब ये किस जगह पे बनाना था ये इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि जो जहाज था वो ऑटो पायलट पे था, तो उसका जो रूट था वो बिल्कुल रिकॉर्डेड था कि किस जगह से जहाज जा रहा है, कहाँ कहाँ जहाज गया है। जो उसका स्टेयरकेस डिप्लॉय किया गया था, जो स्टेयर्स खोली गई थी वो 8:10 पर डिप्लॉय किया गया था। ये फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है। तो पुलिस वहाँ पे सर्च एरिया ड्रॉ करती है जो कि वाशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट में एक एरिया ड्रॉ करती है जहाँ पे ये समझा जाता है कि डैन कूपर ने यहीं पे जंप मारी होगी। उस एरिया में नीचे बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट थे, लेक्स थी और बड़े बड़े कैनियंस थे जहाँ पर भालू रहते थे। पुलिस को ये लगा कि DB कूपर जिंदा नहीं हो सकता, हमें मिलेगी तो सिर्फ उसकी लाश मिलेगी और वो जो पैसे $2 लाख हाईजैक करके प्लेन को लेके गया था वो डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन ये भी चांसेस थे कि DB कूपर इस जंप को सरवाइव कर गया हो और वो पैसे लेके वहाँ से चला गया हो। यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का तो ये मानना था कि अगर इन सब चीज़ों से वो बच भी गया हो तो एक और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि ठंडे पानी की प्रॉब्लम्स। नवंबर में अमेरिका के इस स्टेट में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर इन सब से डैन कूपर बच भी गया होगा तो वो अगर पानी में गिरा होगा तो कुछ ही लम्हों में उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है और उसके ऊपर जो उसने केज बांधा हुआ था अपनी बॉडी पे उसका वजन तकरीबन 10 किलो था, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता और वो गिरते ही कुछ ही लम्हों में उसे हाइपोथर्मिया हुआ होगा और वो मर गया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिससे FBI को ये लगता है कि शायद डैन कूपर इस जंप को सरवाइव कर गया होगा और वो पैसे लेकर चला गया होगा। क्योंकि जब डैन कूपर की हाईजैकिंग की खबर न्यूज़ पर चली तो ऐसे सेम टू सेम 5 कॉपीकैट हाईजैकिंग और हो गए। लोग आते थे, जहाज का टिकट लेते थे, जहाज हाईजैक करने के बाद पैसे लेकर जहाज से जंप करते थे और चले जाते थे। ऐसी ही एक हाईजैकिंग हुई 24 जून 1972 को जिसे मार्टिन मैक्लोई ने किया था। मार्टिन मैक्लोई का प्लेन हाईजैक करने का जो प्लान था वो बिल्कुल डैन कूपर का प्लेन हाईजैकिंग करने के प्लान के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। मार्टिन मैक्लोई ने जो पैसे मांगे थे वो $5 लाख थे। $5 लाख मिलने के बाद वही सेम जहाज को दोबारा उड़ाने के लिए कहा गया और जहाज से जंप की और $5 लाख लेने के बाद फरार। लेकिन मैक्लोई के केस में जो जहाज की स्पीड थी वो 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी। मार्टिन मैक्लोई इस जंप को इजीली सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि दूसरी हाईजैकिंग जो हुई थी 2 जनवरी 1972 जिसे रिचर्ड लापॉइंट ने किया था। रिचर्ड लापॉइंट ने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहनने के बाद जंप की और बर्फ के ऊपर सेफ लैंडिंग कर ली। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर जो थे वो पुलिस के थ्रू पकड़े गए और हम इनकी कहानियां जानते हैं। जब ये
ऐसे बदतर वेदर में जंप को सरवाइव कर सकते हैं, तो FBI को ये लगा कि डैन कूपर भी अपनी जंप को सरवाइव कर गया होगा और वो पैसे लेकर फरार हो गया है। अगर हम देखें कि जब टीना मकलो ने डैन कूपर को वो पैराशूट्स दिए थे जंप करने के लिए, टीना मकलो उसे इंस्ट्रक्शन बता रही थी कि इनको यूज कैसे करना है, तो डैन कूपर ने कहा था मुझे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं, मुझे इनको यूज करना अच्छे से आता है। इससे FBI को लगा कि डैन कूपर वो जंप सरवाइव कर गया होगा। इस हाईजैकिंग के अगले दिन से ही सर्च ऑपरेशन जो था वो शुरू कर दिया गया था। अब FBI को यही था कि यहाँ तो कोई पैसों से भरा बैग मिले, यहाँ तो उसकी बॉडी मिले, यहाँ तो पैराशूट का कोई फटा टुकड़ा मिले, लेकिन एग्जैक्ट जगह मालूम नहीं थी कि डैन कूपर ने किस जगह पे जंप लगाई होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी टाइम सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। FBI को कहीं ना कहीं लगता था डैन कूपर वॉशिंगटन स्टेट के लेक मर्विन के पास लैंड किया होगा। इसके बाद FBI ने एक प्रैक्टिकल करने का सोचा। FBI ने सोचा अगर हम सेम प्लेन को सेम स्पीड से सेम हाइट पे उड़ा के वहां से हम एक बॉक्स को नीचे फेंकें तो हमें बेहतर आइडिया हो सकता है कि वो कहाँ लैंड किया होगा। तो FBI उसी सेम प्लेन को लेती है और सेम हाइट पे जाके एक 90 to 100 kg का बॉक्स वहां से ड्रॉप करती है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है लेकिन डैन कूपर का कोई अता पता नहीं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, डैन कूपर को जो दिए गए $2 लाख के जो नोट थे उन सब का जो सीरियल नंबर था वो नोटेड था। FBI ने उन नोट्स के सीरियल नंबर की लिस्ट निकाली और सारे बैंक्स और कसिनो में बांट दी। उनको बताया गया अगर आपके पास कोई भी ऐसा नोट आए तो हमें फौरन इत्तला की जाए, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। काफी टाइम गुजरने के बाद कोई ऐसी अपडेट नहीं आई जिससे पता चल सके कि यहाँ कोई नोट खर्चा गया है। इसके बाद FBI ने वो सारे नंबर्स लोकल अखबार में छपवा दिए और छपवाने के बाद ये ऐलान किया कि अगर कोई भी शख्स इनमें से एक भी नोट लेके आएगा तो उसको $1000 इनाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्च कंडक्ट करवाए गए और जितने भी वहाँ पे लोकल फार्म हाउसेस थे उन सब में घर घर जाकर क्या किसी ने यहाँ पे किसी शख्स को लैंड करते हुए देखा या किसी को यहाँ से पैसों से भरा बैग लेके जाते हुए देखा। उसके बाद जो लेक मर्विन थी वहाँ पे बोट्स चलने लगी और एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन भी इस मिशन में डाल दी। वो लेक मर्विन में 150 से 200 मीटर की गहराई में जाके सर्च करने लगी कि क्या कोई डेड बॉडी मिलती है या पैराशूट का फटा टुकड़ा मिलता है या कोई $20 का नोट मिलता है, लेकिन इस सब के बावजूद कोई सक्सेस नहीं मिल सकी। ठीक 9 साल बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक बीच है जिसका नाम है टीना बार बीच। टीना बार बीच के ऊपर एक 8 साल के बच्चे को रेत में खुदाई करते हुए $20 की 3 गड्डियां मिली। वो 3 बंडल्स के अंदर $5800 थे। तो वो लेकर FBI के पास जाते हैं तो उनके जो सीरियल नंबर्स होते हैं खुशकिस्मती से उन नोटों के साथ मैच हो जाते हैं जो कि डैन कूपर को दिए गए थे। ये 9 साल के बाद इस केस की पहली कामयाबी थी। Skyjacker D.B. Cooper, the first break in the only unsolved airplane hijacking in United States history, came on a Columbia River beach. 8-year-old boy dug up the shreds of $3,000 on Sunday. उसके बाद टीना बार बीच के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी उसकी खुदाई हुई, लेकिन उन 3 बंडल्स के अलावा वहाँ से कोई नोट नहीं मिला। वो जो 8 साल का बच्चा था उसको इनाम के तौर पे कुछ नोट उन डॉलर्स में से दिए गए। जब वो बच्चा बड़ा होता है 2008 में तो वो उन नोटों को ऑक्शन करता है। $20 के 15 नोट होते हैं। उनकी हाइप इतनी बढ़ चुकी होती है कि लोग उसे लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे। $37,000 में वो नोट बेच देता है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है क्या FBI के पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी कि डैन कूपर आखिर था कौन, आया कहाँ से था, करता क्या था। FBI को उस जहाज में ज्यादा सबूत तो नहीं मिले थे लेकिन एक टाई जरूर मिली थी। 2009 में एक रिसर्च टीम ने न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए उस टाई के ऊपर रिसर्च की। इस टीम में एक पैलियोंटोलॉजिस्ट मौजूद था, एक साइंटिफिक इलस्ट्रेटर और एक मेटलर्जिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर रखकर इन पार्टिकल को अच्छे से देखा। इस टाई क्लिप के अंदर कुछ पोर्शन अनअलॉयड टाइटेनियम का है और कहीं पर एल्यूमिनियम और कहीं पर टाइटेनियम एंटीमोनियम अलॉय। इनकी रिसर्च ने साबित किया कि कूपर किसी केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था या किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में था या शायद वो खुद बोइंग में ही काम करता था, क्योंकि ये जो अनअलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था उन दिनों में एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। The periodical table of clues, say scientists, suggests Cooper had access to a manufacturing company that made airplanes, like the one he jumped from. Perhaps a company with a connection to Boeing. इन्वेस्टिगेशन के पहले साल में ही FBI ने क्रू
और पैसेंजर्स की मदद से डैन कूपर का स्केच बनवाया, लेकिन वो इतना एग्जैक्ट ना आ सका। फिर 1 साल और लग गया और जो अगला स्केच निकल के आया, एयर होस्टेस ने बताया कि बिल्कुल एग्जैक्ट डैन कूपर के जैसा ही दिखता है। अब डैन कूपर का स्केच और प्रोफेशन ये दुनिया के सामने आ चुका था। अब लोग तरह तरह की थ्योरीज बना रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लैरी कार, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 तक इस केस को लीड किया था, उनका कहना था कि डैन कूपर एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर था, क्योंकि कार्गो लोडर को ऐसी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, प्लेन से जंप करना और पैराशूट को खोलना। इन डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर FBI ने 800 से ज्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। 800 लोग, इनमें से कोई भी डैन कूपर या DB कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से 20 को सीरियसली कंसीडर किया गया। उसमें से एक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी थे रिचर्ड मैकॉय। कूपर के प्लेन हाईजैकिंग के ठीक 5 महीनों बाद इन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया और $5 लाख की डिमांड की और जहाज से जंप कर दिया। फर्क सिर्फ ये है कि हाईजैक के ठीक 2 दिन बाद FBI इन्हें ढूंढकर अरेस्ट कर लेती है और इन्हें 45 साल की सजा सुना दी जाती है। और FBI को लगता है कि यही कूपर है, इसने दूसरी दफा अटेम्प्ट किया है हाईजैक करने का और ये पकड़ा गया। मैकॉय की फैमिली से इन्वेस्टिगेशन की गई। जो डैन कूपर की टाई और क्लिप थी वो मैकॉय की फैमिली को दिखाई गई। मैकॉय की फैमिली से पूछा गया क्या ये मैकॉय के हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ये मैकॉय के हैं। जब मैकॉय से खुद पूछा गया कि ये तुम्हारे हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे नहीं हैं। जेल में 2 साल गुजारने के बाद मैकॉय एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट करता है और उसमें उसे शूट करके मार दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे वो मिस्ट्री सोल्ड, मैकॉय ही डैन कूपर था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद FBI को पता चल गया कि जिस दिन वो हाईजैकिंग हुई थी उस दिन मैकॉय कहाँ पे था, और उसके अगले दिन वो मैकॉय अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि मैकॉय डैन कूपर नहीं था। उसके बाद 12 जुलाई 2016 को इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया जाता है। 45 साल इन्वेस्टिगेशन चलने के बावजूद पता नहीं चला कि डैन कूपर आखिर कौन था। लेकिन याद रहे दोस्तों, जितने भी हाईजैकर हाईजैकिंग करने के बाद पैराशूट के जरिए जिन्होंने जंप किए वो सब जिंदा बच गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि डैन कूपर जिंदा होगा या वो मर गया होगा? आखिर वो कहाँ गया? ये थी अमेरिका की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।